जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं खून। खून का मतलब रुधिर और रक्त पढ़ेंगे हम यहाँ पे, खून नहीं करेंगे, गलत वे पे नहीं ले जाए कि 302 307 लगा के हो गया सर चलिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम रक्त पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है ब्लड, क्या है रक्त, क्या है रुधिर, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे और यादें जो आपको बातें हैं वो याद होती चली जाएंगी। बस थोड़ा सा रिविजन करना है, बस और कुछ नहीं करना। आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जो रक्त होता है ये रक्त किस संचरण, किस तंत्र के अंदर आता है, तो उस तंत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले जो हमारा रक्त है, ये रक्त जो है ये किस तंत्र का हिस्सा है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इस रक्त परिसंचरण तंत्र को हम रुधिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप रक्त परिवहन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र कुछ भी कह सकते हैं। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसकी खोज की अगर मैं बात करूं तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने 1628 के अंदर इसकी खोज की थी। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, इसके हिस्से कितने होते हैं उन सबको हम देख लेते हैं। आपने जैसे हैंडपंप देखा है, बिल्कुल हमारा रक्त परिवहन तंत्र बिल्कुल हैंडपंप की तरह ही काम करता है। हैंडपंप की तरह कहने का मतलब हैंडपंप में क्या होता है? पानी होता है। तो रक्त परिवहन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? यहाँ पे रक्त होता है। ठीक, अब हैंडपंप में क्या होता है? पानी को लाने के लिए दो तरह की पाइप्स होती है। एक नीचे से गंदा पानी लाती है, फिर ऊपर से फिल्टर होकर एक साफ पानी आता है। तो यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा हमारे पास है वो क्या है? दूसरा हिस्सा है रक्तवाहिकाएं। क्या है? रक्तवाहिकाएं। ठीक है, रक्तवाहिकाओं में कौन कौन से? एक आती है हमारी धमनी और एक आती है हमारी सिरा। एक आती है हमारी धमनी, एक आती है हमारी सिरा। जो अगला प्रमुख अंग हमारे पास है वो कौन सा है? तो वो है हमारा हृदय। वहां पे पंप करने के लिए पंप लगा होता है और यहाँ पे ब्लड को पंप करने के लिए क्या होता है? हृदय होता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको ये पढ़ाऊंगा, आपको ब्लड भी पढ़ाऊंगा, हार्ट भी पढ़ाऊंगा, हार्ट में आपको धमनी और सिरा भी पढ़ाऊंगा, आर्टरीज एंड वेन्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आज किसकी? ब्लड की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ब्लड होता क्या है? तो सभी जानते हैं कि ब्लड किस अवस्था में पाया जाता है, तो तरल अवस्था में पाया जाता है। क्या किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड होता है। जब भी कभी खून निकलता है तो लिक्विड उसमें निकलता है, तो ब्लड क्या है? तरल होता है। दूसरी चीज, ये ब्लड करता क्या है? ब्लड पूरे शरीर में भोजन को, प्रोटीन को, हार्मोन्स को दौड़ाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। मतलब पूरे शरीर में पचे हुए भोजन, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, इन सबको पहुंचाने का काम किसका होता है? तो काम होता है किसका? ब्लड का। तो ब्लड पहली चीज क्या है? तरल है। दूसरी चीज क्या कर रहा है? सबका संयोजन कर रहा है, मतलब सबको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या होता है? संयोजी होता है। संयोजी का मतलब क्या? जो सबको जोड़ने का काम करे। ठीक है, और तीसरी बात, जो ब्लड है ये अपने आप में है क्या? ये ऊतक है। क्या है? ऊतक है। ऊतक क्या होता है? ऊतक जो है कोशिकाओं का जो समूह होता है, हालांकि चैप्टर में कराऊंगा आपको सेल वाला। कोशिका का जो समूह होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ऊतक। क्योंकि ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। इसलिए ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट आप याद रखना। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, दूसरी बात, ब्लड जो है, ब्लड और क्या होता है? ये सबसे मुलायम ऊतक होता है। क्या होता है? सबसे मुलायम
ऊतक। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि सबसे मुलायम ऊतक जो शरीर में होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ब्लड। ठीक है, शरीर में सबसे मुलायम ऊतक कौन सा, तो सबसे मुलायम ऊतक होता है ब्लड, रुधिर या फिर रक्त। ठीक है, अब हम जब भी किसी चीज को पढ़ने के लिए उतरते हैं, जब भी हम किसी चीज को पढ़ने के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले उसका अध्ययन और उसका अध्ययन करने वाला पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं जो ब्लड होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है और अध्ययन करता क्या कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अध्ययन करता। ठीक है, ब्लड का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं और उसकी स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके एक्सपर्ट को हम क्या कहते हैं, इसका जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या कहते हैं। तो रक्त का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, हीमेटोलॉजी में होता है। किस में होता है, हीमेटोलॉजी में होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। जब भी किसी चीज का अध्ययन करता पूछा जाए तो बस आगे लॉजिस्ट जोड़ दो, उसका अध्ययन करता हो जाता है। तो रुधिर रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं या फिर अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट। हीमेटोलॉजिस्ट क्या होता है, तो ये रक्त का क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। क्लियर है इतनी बातें, आइए हम आगे की बात करते हैं। ठीक, पहली चीज मैंने बताई ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा क्या, ये सबसे मुलायम ऊतक है बॉडी में, और यहाँ पे इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी, और इसके विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययनकर्ता को हम कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी सर एक सवाल आ रहा है माइंड पे, जब ये सबसे मुलायम ऊतक है तो सबसे कठोर ऊतक कौन सा होगा, सबसे कठोर ऊतक होती है हमारी अस्थियां। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है। अस्थियां जो होती हैं ये क्या होती हैं, सबसे कठोर ऊतक होती हैं। ठीक है, सबसे कठोर ऊतक कौन सी होती हैं, सबसे कठोर ऊतक होती हैं हमारी अस्थियां। क्लियर, चलिए आगे की बात हम करते हैं। ब्लड के बारे में छोटी छोटी सी बातें हमने ये देख ली है। अब हम जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो रक्त का जो अध्ययन होता है ये हम करते हैं किसकी सहायता से, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से हम किसका अध्ययन करते हैं, तो रक्त का अध्ययन करते हैं। रक्त का अध्ययन आपसे पूछा जाए किस यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर की सहायता से किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से ही हम आरबीसी का भी अध्ययन करते हैं, ब्लड का भी अध्ययन करते हैं। हालांकि आरबीसी जो है रक्त का ही एक पार्ट होता है, आगे मैं इस चीज को कराऊंगा। ठीक है, अब जो है रक्त जो है, इतनी चीजें हमने छोटी छोटी देख ली। आगे की चीज देखते हैं कि ब्लड में और क्या क्या से गुण पाए जाते हैं और क्या क्या से लक्षण पाए जाते हैं। जो ब्लड होता है ये, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है हमारा कितना, 7.4। क्या होता है, 7.4। पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की खोज की थी सार्वेन्सन ने। किसने की थी, सार्वेन्सन ने। आपसे पूछा जाए कि पीएच वैल्यू स्केल की खोज किसने की थी, तो सार्वेन्सन ने की थी। क्या होता है पीएच स्केल, ये होता है 0 to 7, फिर 7 to 14। अगर कोई भी चीज, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो वो क्या होता है, वो होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 है तो वो होता है क्या, उदासीन। क्या होता है, वो होता है उदासीन। अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से 7 से ज्यादा और 14 से कम होती है या फिर 14 तक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षारीय। क्या कहते हैं, क्षारीय। तो अभी आप मुझे बताइए ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, रक्त का पीएच मान कितना है, तो रक्त का पीएच मान है 7.4, मतलब 7 के ऊपर जा रहा है। तो रक्त क्या है, रक्त एक क्षारीय माध्यम है। क्या है, रक्त एक
क्षारीय माध्यम है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी सी हमारी क्लियर होती चली जा रही है। रक्त क्या है? एक क्षारीय माध्यम है। साथ ही साथ जो ब्लड होता है हमारा, जो ब्लड होता है ये क्या है? एक एल्केलाइन है। क्या है? एल्केलाइन है। एल्केलाइन का मतलब क्या? आगे मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत डीप में सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। एल्केलाइन का मतलब सिंपल सी बात है, भाषा में समझिए कि जो ब्लड होता है ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। रक्त जो होता है ये क्या होता है? ये जल में घुल जाता है, मतलब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसमें घुलने की इसमें क्षमता होती है। ठीक, आगे हम चलते हैं, आगे की चीज हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होती है, कितनी क्वांटिटी होती है, हमारे पूरे शरीर का कितना परसेंट जो होता है ब्लड हमारे शरीर में होता है, उसको भी हम देखते हैं। तो जो ब्लड होता है ये एक सामान्य पुरुष में और सामान्य स्त्री में अलग अलग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्यतया ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर के आसपास। ठीक, एक सामान्य मानों में या फिर एक स्वस्थ मानों में ब्लड की जो क्वांटिटी होती है, रक्त की जो मात्रा होती है, वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर के आसपास होती है। ठीक, मानव में रक्त की मात्रा पूछी जाए, स्वस्थ मानव में रक्त की मात्रा, तो वो होती है 5 से 6 लीटर के आसपास। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्त्रियों में, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आधे लीटर रक्त कम होता है। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आधे लीटर रक्त कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम समझते हैं। अब ये चीजें हमने देख ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जो ब्लड होता है ये हमारे संपूर्ण भार का कितना होता है? 7 से 8% होता है। ठीक है, रक्त मानव शरीर के संपूर्ण भार का 7 से 8% हिस्सा होता है। ठीक, मानव शरीर के संपूर्ण भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7 से 8% हिस्सा क्या होता है? रक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको यहाँ पे देखना है, याद भी करना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं चलता हूँ, आगे की चीजें मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ कि और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो रक्त होता है, इसके घटक क्या क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किससे मिलकर बना होता है। ठीक, रक्त के घटक क्या क्या होते हैं, रक्त किससे मिलकर बना होता है? तो रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक? 2 प्रमुख घटक होते हैं। आपसे पूछा जाए कितने घटक थे, तो 2 घटक थे ना। रक्त के कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहला जो घटक है वो हमारे पास क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। दूसरा जो है हमारे पास घटक वो क्या है? कणिकाएं। क्या है? कणिकाएं। एक है हमारे पास प्लाज्मा और दूसरा क्या है? कणिकाएं हैं। तो प्लाज्मा और कणिका मिलकर किसका निर्माण करती हैं? रक्त का निर्माण करती हैं। ठीक, तो रक्त किससे किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव के शरीर में लगभग 45 से 55% हिस्से पे क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। 45 से 55% हिस्से पे क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। जबकि कणिकाएं कितनी होती हैं? कणिकाएं होती है हमारी 45 से 50% भाग पे क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कणिकाओं की, तो कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं हमारी, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो कणिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारे पास क्या? WBCs का मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं करते। जब मैं इसको कराऊंगा WBC तो उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक, इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं।
दूसरा होता है हमारे पास आरबीसीज। आरबीसीज का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं या फिर लाल रुधिर कणिकाएं। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं विम्बाणु। क्या बोलते हैं, विम्बाणु बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, विम्बाणु बोलते हैं। तो कणिकाएं हमारे पास तीन हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में 90% वाटर पाया जाता है, 90% क्या होता है, जल पाया जाता है। ठीक, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जल पाया जाता है। आइए, आप जैसे मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं वैसे मैं थोड़ा सा आपको ब्लड पढ़ा देता हूं, बहुत आसान है। ठीक है, आपको मैंने ब्लड पढ़ाया, प्लाज्मा, रक्त कणिका, ये तो सब डीप में मैं अभी कराऊंगा अगले लेक्चर पे। ठीक, फिलहाल आप छोटा छोटा देख लो क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है रक्त कणिका। ठीक, मैंने क्या कराया, मैंने कहा आपसे कि रक्त बराबर ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं आपको एकेडमिक में बहुत पढ़ाया जाता है, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, आपको पढ़ाया जाता है ऐसे, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी की भी वैल्यू निकालनी तो x की वैल्यू हमारे पास ये है, अगर मैं 5 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 5 की वैल्यू क्या होगा, 5 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक, तो 5 की वैल्यू निकल आई। उसी तरीके से यहां पे हम निकालने वाले हैं क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है रक्त कणिकाएं। अब मैं अगर प्लाज्मा को निकालना चाहूं तो क्या करेंगे, प्लाज्मा बराबर क्या होगा, रक्त माइनस रक्त कणिकाएं। क्या है, रक्त माइनस रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है, बहुत आसान डेफिनेशन निकल के आई है आपके सामने। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त माइनस रक्त कणिकाएं, रक्त माइनस रक्त कणिकाएं। इसके बारे में हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। आपसे मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। मैंने क्या कहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, z माइनस वाई ना, z माइनस वाई। इसी तरीके से मैं यहां पे बात करने वाला हूं, रक्त बराबर प्लाज्मा प्लस कणिकाएं, तो प्लाज्मा बराबर क्या, रक्त माइनस रक्त कणिकाएं। सिंपल सी डेफिनेशन। प्लाज्मा क्या होता है, तो जब रक्त से रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाता है, जब रक्त से रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जब रक्त से रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो बचा हुआ भाग कहलाता है प्लाज्मा। जब ब्लड से हम जब रक्त से रक्त कणिकाओं को निकाल देते हैं तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। क्लियर है बातें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको प्लाज्मा पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको उसी के साथ आरबीसी पढ़ाऊंगा। आरबीसी लंबा चैप्टर होगा, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एक साथ में कराऊंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद।